है, ठीक है, इन्वायरमेंट आपके लिए पढ़ना, आई होप। तो बहुत ईजी सा कंपोनेंट है और आप इसे जो है आसानी से समझ पाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो बहुत शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, देखिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बहुत इजी सा शब्द है इन्वायरन, इन्वायरन शब्द से आया है इन्वायरमेंट। इन्वायरन जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इटाइमोलॉजी आपको हमेशा वर्ड्स की जो है याद रखनी चाहिए। तो इन्वायरन वर्ड से इन्वायरमेंट आया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब इन्वायरमेंट है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं कि आपके आसपास जो है चेयर कुर्सी टेबल पड़ा हुआ है तो वो भी इन्वायरमेंट हो गया। एबायोटिक चीज़ें भी इन्वायरमेंट होती है लेकिन वो नेचर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि हवा, पानी, सनलाइट, ये सब नेचर का पार्ट है। तो ये सारी अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इन्वायरमेंट का पार्ट रहेगी, लेकिन आपके आसपास पड़ी हुई चेयर टेबल कुर्सी इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, वो चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किस तरीके से डिफाइन किया गया है। इन्वायरमेंट के अंदर जो होती है वाटर, एयर, लैंड, ये जितनी भी चीज़ें होती है उसके आपस का जो रिलेशनशिप होता है, इसे जो है इन्वायरमेंट के रूप में जो है डिफाइन किया गया है। तो सिंपल सा एक जो हम डेफिनेशन देते हैं, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है इसमें। हम सिंपल सी बात ये कहते हैं कि जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा बायोटिक यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इन एन एनवायरनमेंट, इन अ नेचर, एक इकोसिस्टम में, उस सब का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। और हम इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्यों हर बार पढ़ाया जा रहा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है इन्वायरमेंट को, क्योंकि इन्वायरमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीज़ें पढ़ लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे, लेकिन आपके पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, साफ़ पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी, तो आप कैसे जिएंगे। तो इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस तरीके से आजकल जो है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ऐसा प्रिडिक्टेड है कि हमारा जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत जल्दी होने वाला है अगर हमने इस तरीके से जो है, जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से अगर हम करते रहे तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वायरमेंट ही है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके अंदर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आ सके और इससे आप क्या कर सको, इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सको, बिकॉज आप इन्वायरमेंट को बना नहीं सकते। ये आपके आपके बस की बात नहीं है कि आपने पहाड़ बना दिया, आपने जो है सॉइल बना दिया, आपने फ्रेश वाटर बना दिया, आपके बस की बात नहीं है। आप जो है सिर्फ इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपको आपसे बना नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ से आप कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको पता है, आपने ऑलरेडी अगर ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी और आपको नेचुरल जो है आपने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ पे रहने के हमारे बहुत सारे रीजंस रह चुके हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अर्थ हमको इस तरीके का बायोस्फीयर प्रोवाइड करता है। बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लाइफ। तो बायोस्फीयर मतलब इस तरीके का आपका जो है इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके लिए जीवन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। आपके लिए जीवन जो है मुमकिन है। कैसे मुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरीके की बायो जियो केमिकल साइकिल्स चलती है जिससे जीवन जो है पॉसिबल है। इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे कि बहुत सारे एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो सूटेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है अर्थ पे जो बाकी प्लैनेट्स पे आपको नहीं मिलेगी। तो अगर हम समझना चाहें कि अर्थ में ऐसा क्या है जो बाकी जगह पे नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें अर्थ को समझना होगा, ठीक है। तो अब हम अर्थ को समझते हैं। तो जब हम अर्थ को समझते हैं डिटेल में, तो अर्थ बहुत इजी है, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने बचपन से इसे पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो अर्थ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जिसको आप लिथोस, लिथोस मतलब एक ऐसे वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है रॉक, ग्रीक वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है रॉक, जो ठोस जमीन पे आप खड़े हो, ठीक है, वो लिथोस है, ठीक है। तो ये लिथोस है। और उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड, जो लिक्विड पार्ट होता है पूरे वर्ल्ड का, उसे हम कहते हैं हाइड्रो, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। और जो हमारा एक होता है गैसियस पार्ट, यानी जो हमारा एयर वाला पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों चीज़ का इंटरेक्शन है, ठीक है, तीनों चीज़ का क्या है, इंटरेक्शन है। कुछ इस तरीके से डायग्राम से आप समझ सकते हैं।
ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो समझ लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है और ये लिथोस्फेयर है। ये जो तीनों जो ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये जो तीनों एरिया, ये जो है आपका बायोस्फेयर है। लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि आप इमेजिन करिए कि इसमें से कोई भी एक पार्ट नहीं रहा। अगर हाइड्रोस्फेयर नहीं रहा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहा या लिथोस्फेयर नहीं रहा, तो लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए जो है ये तीनों चीज़ों का ओवरलैप जो है वो क्या है, बायोस्फेयर है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, तो इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, लिथोस का ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है रॉक, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लिथोस्फेयर की, तो हमारा जो पूरा का पूरा जो अर्थ है ना, मैं अभी आपको आगे चल के डायग्राम बताऊंगी, तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थ बाहर से हमें जो दिखती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, हम देखते हैं पहाड़ है, नदियाँ है। लेकिन इसके अलावा जो अंदर की अर्थ है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। इसमें आप तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अल्दो एक मैं आपको बात बता दूं कि हम अभी तक के ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है कोई जान नहीं पाया है। बट कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी थ्योरीज के कारण और बहुत सारी जो हमने रिसर्च की है उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है, तीन पार्ट्स में जो है अर्थ डिवाइडेड है, हम इस तरीके से कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जिस एरिया पे हम रहते हैं, ठीक है, जिस एरिया पे हम रहते हैं और जहाँ पर जो है हम अक्सर क्या करते हैं, हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक कि हमारी पहुँच है, जहाँ पर हम जो है अंडर माइंस प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारा एरिया है लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर का वो जो है एरिया है। अब आपको यहाँ पर जो है एक डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि आपका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कह रहे हैं, इसे हम क्रस्ट कह रहे हैं। उसके बाद जो हमारा इनर वाला एरिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेंटल कह रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इनर वाला जो एरिया है, जो कि इतना, जो कि लिक्विड है, क्यों लिक्विड है, बिकॉज ऑफ दी वॉट, बिकॉज ऑफ दी हाई टेम्परेचर। तो वो जो है एरिया, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोर कह रहे हैं, ठीक है। तो तीन एरियाज में जो है इसको डिवाइड किया है। अब अगर हम बात करें कि लिथोस्फेयर की, अब बाहर से शुरुआत करते हैं, तो सबसे आउटर लेयर जहाँ पर आप रह रहे हैं वो क्या है, लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में क्या क्या आएगा, लिथोस्फेयर में सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि माउंटेन्स, जैसे कि वैलीज, जैसे कि सॉइल, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आप आसपास देखते हैं, आप मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है क्या है, आपकी लिथोस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि समझ लीजिए वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिथोस्फेयर में ही हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो इरोजन हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, लिथोस्फेयर में हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके के ग्रासलैंड्स देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, डेजर्ट्स देखते हैं, ये सब भी क्या है, लिथोस्फेयर। मतलब आप जो जो चीज़ें देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं अंडर द सॉइल, वो सब पार्ट किसका है, लिथोस्फेयर का पार्ट है। उसके अंदर हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि उसके अंदर पहुँचना हमारे लिए अभी तक के पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। तो हाइड्रो अगेन ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है वाटर। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। तो आपको पता है कि अर्थ में जितना हमारे पास जो है लैंड नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जो है हमारे पास क्या है, वाटर है। तो जब हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत कम है। ये आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ चुके हैं, ये आपको कोई न्यू फिनोमेना नहीं है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। 97% हमारे पास क्या है, सेलाइन वाटर है, जो कि हमारे पास ओशन एंड सी के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अल्दो ये अवेलेबल है, लेकिन हमारे ये कोई भी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है, बिकॉज ये जो है आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अगेन आपके कंजम्पशन के लिए जो है ये हेल्पफुल नहीं रहेगा। बात करते हैं 3% फ्रेश वाटर की। तो इसमें ही आपको कंजम्पशन करना है, इसमें आपको खाना है, पीना है, जो करना है आपको 3% का ही करना है। अब 3% के अंदर भी आप सोचिए 2% तो अभी ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्या इसको पिघला के यूज़ करना है, नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको पिघलाएंगे तो जो नेचुरल वाटर लेवल है ओशन और सी का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो कोस्टल एरियाज रहेंगे ना, कोस्टल एरियाज, तो वो क्या होंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। जैसे हमारा इंडिया का भी बहुत सारा जो पोर्शन है, आपको पता है, वो सबमर्ज हो चुका है, ठीक है।
क्यों सबमर्ज हो चुका है सदर्न पॉइंट हमारा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आपका सी वाटर जो है राइज होता है उसके कारण जो है आपके जो कोस्टल पॉइंट्स हैं उसमें वाटर राइज होता है और वो एरियाज जो है सबमर्ज हो जाते हैं। तो अगर ये 2% पानी जो है वो जो जमा हुआ है वो अगर पिघल जाएगा तो उससे जो हमारा जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो जाएंगे। अब बात करते हैं 1% की, तो ये 1% जो हमारे पास वाटर है, दुनिया का सिर्फ 1% वाटर सोचिए, सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जिसमें करोड़ों लोग, करोड़ों भी नहीं अरबों लोग पानी पी रहे हैं, हर तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, सिर्फ 1% फ्रेश वाटर समझ लीजिए। तो 1% फ्रेश वाटर जो होता है इसमें भी अलग अलग जगह पे ही डिवाइडेड है, ये कुछ जो है ग्राउंड वाटर के रूप में है, कुछ रिवर्स के रूप में है, कुछ लेक्स के रूप में है, ठीक है। तो इसे और सिर्फ 1% जो है ग्राउंड वाटर है टोटल अवेलेबल वाटर के अंदर। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में वेपर। व्हाट इज वेपर? अब आपने सुबह सुबह वेपर देखा होगा, जिस तरीके से जो धुआं होता है या फिर आप उसको फॉग कहते हो, तो ये सब चीज़ें जो होती है जो आप चीज़ें देख सकते हो क्योंकि आप हवा को तो देख नहीं सकते, ठीक है। तो हवा जो होती है, हवा क्या होती है एक्चुअली में, जो आपके आसपास जो हवा है वो इसमें क्या है, उसमें डिफरेंट तरीके की गैसेस जो है वो मिक्सड है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन है, अलग अलग तरीके की गैसेस का एक मिक्सचर है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर हमारे आसपास जितनी भी हवा है, जितनी भी हवा है, अगर आप हवा उससे नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं, वैसे हवा से कहीं ज़्यादा, बिकॉज उसमें आपको आपको वाटर वेपर्स भी मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपको हर चीज़ें मिलती है। बट उसके कहने का मतलब ये है कि फिर भी अगर आप समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो हवा है उसको अगर आप ट्रैप कर सके, आपके आसपास जितनी भी हवा है वो एक तरीके से ट्रैप्ड है, ठीक है, 4 लेयर्स में ट्रैप्ड है, और उस तरीके से जो है वो डिवाइडेड है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो हम देखते हैं समझते हैं, नीचे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ये एटमॉस्फेयर हमें किसे कह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपने बचपन से पढ़ी होगी कि जब आप अपर हाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर हम अच्छे से जो है सांस नहीं ले पाते, ठीक है, ऐसा होता है अक्सर। तो क्या होता है, और अक्सर जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, ठीक है, जब हम हिल स्टेशन हम कहते हैं घूमने जाते हैं, तो वो ठंडे होते हैं, क्यों होते हैं? तो अक्सर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। जैसे जैसे एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम इसे मिली बार्स में कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है, जैसे कि आपने बताया प्रेशर की बात करी, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे जैसे जो है आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है, आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर होता है वो जो है डिक्रीज होने लग जाता है। एट द हायर एल्टीट्यूड्स आपका जो प्रेशर कैसा होगा, लोअर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू जो है इजीली देख पा रहे होगे आप किस तरीके से जो है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। मेनली जो है हम इसे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, 4 लेयर्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, आपको उसके नाम याद रखने हैं, ठीक है। जिस एरिया में हम रहते हैं, जो हमारे आसपास की हवा है, ठीक है, वो जो है हमें ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। जब ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट तक की जो हाइट है, ठीक है, समझ लीजिए ये जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अब ये ट्रोपोस्फेयर जहाँ खत्म होता है और ट्रोपोपाउस शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ट्रोपोपाउस जो है वो आपका शुरू हो जाता है। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर का यहाँ पर एक रेंज है, ठीक है, टेम्परेचर आपका आपका क्या है, रेंज है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जब आप ट्रोपोस्फियर पे है तो आपका टेम्परेचर जो है क्या है, आपका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री 20 डिग्री के बीच में बताया जा रहा है, मतलब एक ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट फिगर नहीं है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप ट्रोपोपॉज तक पहुंचते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंगली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने हिल स्टेशन पर जाते हो तो आपको टेम्परेचर कैसे मिलेगा, ठंडा मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर लैंड पे रह रहे हो और हिल्स पे जाओगे तो टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट
इंटरेस्टिंगली जहाँ पर आपको ट्रोपोपॉज मिल जाता है, मतलब जब एटमॉस्फेयर की जो है लेयर चेंज हो रही है, एक लेयर से दूसरी लेयर में हम जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रोपोपॉज हमको देखने को मिलता है। ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है कि मतलब आपने गए तो वहाँ पर आपको लेयर दिख रही है कि चलो अब दूसरी लेयर शुरू हो रही है। ऐसा हमने डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड किया है वो मैं आगे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रोपोपॉज आपको देखने को मिलता है। तो जो ट्रोपोस्फेयर से ट्रोपोपॉज के बीच में क्या होगा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप बताओगे कि टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू दी व्हाट, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द एल्टीट्यूड, कहाँ तक के, ट्रोपोपॉज तक के। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप फिनोमेना देखिए। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो टेम्परेचर कम था, ये -50 डिग्री का बताया जा रहा है, ठीक है। तो -50 डिग्री का जो टेम्परेचर है या इन दोनों के बीच में जो है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल दी हुई है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है स्ट्रेटोपाउस तक, स्ट्रेटोपाउस तक आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका भी एक रीजन मैं आपको समझाऊंगी। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी एल्टीट्यूड इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब मीजोस्फीयर में क्या हो रहा है, तो मीजोस्फीयर में अगेन सेम फिनोमेना हो रहा है जैसा ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था। अब मीजोस्फीयर में फिर से ये हो रहा है कि आप देखने को मिलता है आपको ये जो टेम्परेचर है, जो कि टेम्परेचर जो है जो पहुंच चुका था एक हाई रेंज पे, अब वो कम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ पर आपको एक स्केल दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वापस जो है टेम्परेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर अगेन थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में फिर अगेन सेम फिनोमेना है जैसे कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, बहुत इजी सा है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एल्टीट्यूड भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो तकरीबन तकरीबन सिर्फ और सिर्फ जो है 10 किलोमीटर तक के, ज़्यादा हम हमको जो है ग्राउंड पे 10 किलोमीटर कितना कम लगता है, ठीक है। बट आप जब बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर के अंदर आपका जो है ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, सी लेवल से हम काउंट करते हैं, तब उससे 10 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे आसमान के ऊपर, आसमान की तरफ, तो 10 किलोमीटर में आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर है और यहाँ पर आपका जो है ट्रोपोपाउस आ जाएगा। एग्जैक्टली 10 नहीं, 10.2 समथिंग पे आपको ट्रोपोपाउस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रोपोपाउस खत्म होता है, फिर शुरू होता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है विद द एल्टीट्यूड के अंदर जब चेंज आता है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है विद द चेंज ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर, इसे हम लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है, लैप्स रेट। अब हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है हमारे लेयर्स को, पॉजिटिव लैप्स रेट पे और नेगेटिव लैप्स रेट पे। पॉजिटिव लैप्स रेट तब होता है जब जो है आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा हो विद द इंक्रीज इन वॉट, विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। और नेगेटिव लैप्स रेट कब होता है, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, जब हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं तो हमारा नेगेटिव लैप्स रेट होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक है। और जब हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करते हैं तो हमारा पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, हमारा टेम्परेचर कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये हमारे आसपास की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो है गैस देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है, इसका एल्टीट्यूड डिफर करता है। मतलब ये समझिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा डायग्राम। ये जो है आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं कि आप इक्वेटर से अगर लेते हैं, ठीक है, इक्वेटर से अगर आप लेते हैं, तो इक्वेटर यानी कि आपको पता है अर्थ के बीच में से जो एक लाइन गुजरती है, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन ऐसी गुजरती नहीं है, ठीक है। तो इक्वेटर, जब आप इक्वेटर से देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये जो हाइट है इसकी ट्रोपोस्फेयर की, ये कितनी है, 16 किलोमीटर है, ठीक है।
और जब आप पोल से देखते हैं, पोल से जब आप देखते हैं तो ये आपको हाइट कितनी दिखेगी, 8 किलोमीटर दिखेगी। मतलब ये जो मैंने बाजू का सर्कल बनाया है, ये आप समझ लीजिए ट्रोपोस्फेयर का सर्कल है, यानी कि जो अपर लेयर है आपकी यहाँ पर जो बंद हो रही है, ये लेयर कौन सी है आपकी, ये वाली जो लेयर है ये है आपकी ट्रोपोपाउस। तो यहाँ पर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका कितना है, 8 से 16 किलोमीटर वेराई करता है। बट इन जनरल जो है हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि इन जनरल जो है हम इसको ले सकते हैं, लेकिन 8 से 16 किलोमीटर तक के जो है इसकी हाइट होती है, डिपेंडिंग आप कहाँ से ले रहे हो, आप इक्वेटर से ले रहे हो या फिर आप पोल से ले रहे हो। अब आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपको देखने को मिलता है, इसी लेयर के अंदर आपका क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। तो आपको देखने को मिलता है ओजोन लेयर कहाँ पर होती है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ डायग्राम, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है ओजोन लेयर होती है, एंड दैट इज द रीजन, इसी की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कैसे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है, ओजोन लेयर के अंदर आपको देखने को मिलता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी सोलार रेडिएशन है वो सब चीज़ें जो है ये अब्जॉर्ब कर लेती है, और इससे हमारी लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहती, ठीक है, अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहती तो इससे जो है कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता कि हमारा जो हार्मफुल सोलार रेडिएशन है वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है, हमें बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं। और इसी रीज़न की वजह से अभी क्या हो रहा है कि हम जिस तरीके से एसी का यूज़ कर रहे हैं उसमें सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने बहुत बार पढ़ा है। और इससे कहीं ना कहीं ओजोन होल हो रहे हैं, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि हार्मफुल सनलाइट जो है फिर से एंटर कर रही है इन दी एटमॉस्फेयर। अब मीजोस्फेयर की बारी आई। अब मीजोस्फेयर फिर ठंडा होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये जगह ठंडी इसलिए होती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली जो है आपको देखने को मिलता है O2+ और NO+ होता है। इससे मतलब यहाँ पर जो है सोलार रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते यहाँ पर तो बहुत सारा सोलार रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, बट ऊपर जाते जाते क्या होता है, सोलार रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके कारण क्या हो जाता है, जब सोलार रेडिएशन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के जैसे जैसे आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव लैप्स रेट जो है वो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि मेसोस्फीयर में जो है ड्यू टू लो डेंसिटी, ड्यू टू लो एयर डेंसिटी, और क्योंकि वो जो है एयर जो वहाँ पर जो एयर है वो सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस वजह से क्या होता है वहाँ पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। अब थर्मोस्फेयर, यहाँ पर हम पहुंचते हैं मीजोपाउस तक के, ठीक है। हर एक लेयर जब खत्म होगी तो मीजोपाउस मतलब कोई ना कोई पॉस आ जाएगा, जैसे मीजोपाउस, स्ट्रेटोपाउस, ट्रोपोपाउस, ठीक है। अब मीजोपाउस, मीजोपाउस से लेकर जो है थर्मोस्फेयर, मतलब जब आप एंटर करते हो थर्मोस्फेयर की जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है। कैसे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, आयोनिक ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं, शॉर्ट वेव, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है, ठीक है। तो जो शॉर्ट वेव जो हमारी सोलार रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हम वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू हो चुका है। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन शुरू हो चुका है, सोलार रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन शुरू हो चुका है बाय दी आयंस। तो इससे आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि इस तरीके से क्यों टेम्परेचर कम होता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों टेम्परेचर जो है थर्मोस्फेयर में कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है, फिर मीजोस्फेयर में फिर कम हो रहा है, फिर थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ रहा है। इसका रीजन आपको जो है क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आपको एक समरी दी गई है जहाँ पर बताया गया है कि ट्रोपोस्फियर जो लेयर होती है उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर की लेयर का एल्टीट्यूड क्या है, मीजोस्फियर का क्या एल्टीट्यूड है, थर्मोस्फियर का क्या एल्टीट्यूड है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करने के हिसाब से जो है यूजफुल है। उसके अलावा टेम्परेचर के वेरिएशन की बात बताई जा रही है, यहाँ पर बहुत क्लियर है। टेम्परेचर पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। और जब लास्ट में बढ़ेगा तो कितना बढ़ रहा है, एक्सट्रीम बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन से केमिकल होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो यूजफुल केमिकल्स है वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। केमिकल्स यानी यहाँ पर हम ऑक्सीजन के अंदर जितने भी गैसेस है उसको रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है, आर्गन एग्जिस्ट कर रहा है, CO2 और H2 का एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या यूजफुल है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे वेदर होते हैं, वेदर मतलब हमारा जो मौसम का चेंज होना, ये सब चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है जिसको हम O3 से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ओजोन जो होता है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का प्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है, और वहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि जितनी भी सोलार रेडिएशन है वो एब्जॉर्प्शन उसका जो है यहाँ पर हो जा रहा है। उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है कम होगा, ठीक है, यहाँ पर फिर कम होगा। यहाँ की स्पेशलाइजेशन वाली बात क्या है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ये है कि यहाँ पर मीटियोर्स बन करते हैं। मीटियोर्स आपको पता है क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे आने से पहले जो चीज़ जल जाती है, ऊपर ही आने से पहले जल जाती है, ठीक है, मीटियोर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो ऊपर ही जल जाते हैं, हमारे तक पहुँच ही नहीं पाती, ठीक है। अगर वो हम पर गिरने लग जाए तो आप पता नहीं अर्थ को कितनी तबाही होगी, लेकिन मीसोस्फेयर में आते आते ही मीटियोर्स जो है वो जल जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ कोर्स। यहाँ पर उसके बाद आपको बात करने को मिलती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करें तो ऑरोरास ऑकर्स हियर, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम आयंस कहते हैं। उससे क्या होता है कि आपने कुछ ऐसी लाइटिंग्स देखी होगी, आपके पास यहाँ नहीं दिखेगी इंडिया में। अगर आप पोल्स के पास रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्काई में कुछ इस तरीके की लाइटिंग्स दिखेगी, जैसे कि लगेगा कि स्काई में लाइट शो शुरू हो गया है, ठीक है। लाइटनिंग वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिजली कड़कने की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ग्रीन, ब्लू, रेड, इस तरीके की लाइटिंग्स दिखेगी, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। आप इसके बारे में सर्च करके इसकी लाइटिंग्स देख सकते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल सा दिखता है ये ऑरोरा। और ये जो है आपको थर्मोस्फेयर में दिखता है, लेकिन आप उसको अगर पोल्स के पास है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक रेडिएशन के कारण होता है। खैर हमें उसके इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी। कहने का मतलब ये है कि जो है हमारा जो 4 लेयर्स में जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बटा हुआ है। अब बात करते हैं बायोस्फेयर की। मैं आपको ऑलरेडी ट्रोपोस्फेयर समझा चुकी हूँ, हाइड्रोस्फेयर समझा चुकी हूँ, और हम जो है एटमॉस्फेयर भी समझ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर बताया जा सॉरी तब फॉर्म होता है बायोस्फेयर। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इस अर्थ पे रहते हैं, यहाँ पर आपको जो है एटमॉस्फेयर ऊपर मिल रहा है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर जो है हाइड्रोस्फेयर मिल रहा है, लिथोस्फेयर मिल रहा है, और यहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, बायोस्फेयर है। जितनी भी जगह पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो ये सब क्या है, बायोस्फेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और जहाँ पर ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। तो ये आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो अब आपको जो दो चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर, ये क्यों चीज़ पढ़ाई जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई जा रही है, और आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं मतलब आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में रहेगी, हिस्ट्री के बारे में रहेगी। आप जिस दुनिया में आसपास रह रहे हैं उसके बारे में भी तो आपको नॉलेज रहनी चाहिए ना। तो अब वो चीज़ की नॉलेज देने के लिए आपको यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपके पास जो है कंसर्न होना चाहिए कि आप जो है किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट का अनजस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको चिंतित होना चाहिए। उसके बाद आपको ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल को, जो कि आप जो है कर सकते हैं आपके लेवल पे, ताकि आप इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाए। तो अभी रिसेंटली हमने बहुत सारी चीज़ें जो है काम की है इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे कि यूनेस्को और यूनेप ने मिलकर जो है फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस की थी इन्वायरमेंट एजुकेशन पे 1977 में, तिबिलिसी इन जॉर्जिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ गोल्स थे, कॉमन गोल्स थे, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मेनली क्या होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपको क्यों दी जाती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि पहले मैंने आपको बताया अवेयरनेस आपके अंदर रहे, आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है, आपका एटीट्यूड जो है वो ऐसा हो कि आप कंसर्न हो जाए, आपके पास कुछ स्किल्स हो जाए जिससे आप इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, और साथ साथ आप इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट करिए। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आप कुछ जो है घर पे ही रिनोवेटिव काम कीजिए। रिनोवेटिव यानी कि आप घर पे कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाइए जिससे घर पे आपका जो है प्रॉपरली हर चीज़ का जो है वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो सके। इस तरीके की चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। अब इंडिया के अंदर जो है अभी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए अब इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे रिसर्च फील्ड बन चुकी है। मतलब अगर आप साइंस स्टूडेंट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको फ्यूचर में अगर आप ज्योग्राफी ऑनर स्टूडेंट है, आप कोई भी स्टूडेंट है, वहाँ पर जाकर आप फ्यूचर में जो आपके लिए बहुत स्कोप है, आप इन्वायरमेंटल साइंस में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ ने जो है इंट्रोड्यूस किया है इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत सारी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। और 1991 में जो आपको पढ़ना पड़ रहा है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसमें सबको इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है कंपलसरी पेपर रहेगा, इसलिए आप जो है इसमें पढ़ रहे हो ये एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जो है आप इसलिए पढ़ रहे हो। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस अक्सर इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी की, तो स्टडी मतलब हर चीज़, उसमें हर चीज़ आएगी, उसमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हर चीज़ आएगी, ठीक है। ये आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है। और अभी इन्वायरमेंटल साइंस मतलब ये थोड़ा सा साइंटिफिक फील्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा साइंटिफिक ज़्यादातर पढ़ोगे आप, जैसे कि आपने आजकल जो है इंजीनियर्स आप बन रहे हो, ठीक है, तो आप क्या सोलार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो, ठीक है, जहाँ पर सोलार एनर्जी के ऊपर काम करते हो, अलग अलग इंजीनियर्स बन रहे हो। तो स्पेशली जो चीज़ साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उस चीज़ में आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के साथ डील करना है, जहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल साइंस को आप यूज़ करोगे। लेकिन इन्वायरमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसको आप साइंस में पढ़ सकते हो, सोशल साइंस में पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में बताऊँ तो इन्वायरमेंटल साइंस मतलब अगर आप साइंस की फील्ड में पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, अगर आप सोशल साइंस की फील्ड में पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंटल स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। और ये होता भी मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डिसिप्लिनरी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसे है कि हर तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं तो वो हर चीज़ से ओवरलैप करती है। मतलब आपने बचपन से इन्वायरमेंट क्यों पढ़ा है, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, ठीक है। अभी भी आप सारे डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज आपको जो है इन्वायरमेंट जो है पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आपको आसपास का एनवायरनमेंट समझना ज़रूरी है ताकि आप डाइवर्सिटी को समझ सकें। आप जियोलॉजी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको अर्थ साइंसेस में सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप केमिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हो तो आपको रिएक्शन जो है आप कहाँ पर टेक प्लेस करोगे, उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस आपको बनानी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी के अंदर जो है आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो ये वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो भी आपको जो है इन्वायरमेंट जो है हेल्प करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की, तो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, बिकॉज जब हम डैम की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम जब आप कलेक्टर बन रहे हो, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या चीज़ें ऐसी है जो हेल्दी है, जिससे आप हेल्दी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करोगे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये तभी कर पाओगे जब आपको पता हो, ठीक है। लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जब हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ आने लग गए हैं। जब आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट भी है तो भी आपके लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं रहेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या लॉस है, तब तक आप किस तरीके से उस पर काम कर पाओगे। यहाँ तक कि मैथमेटिक्स में, कोडिंग में, कंप्यूटर में, सब जगह इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जब हम देखते हैं, जब हम आसपास के अर्थक्वेक को कैलकुलेट करते हैं, हम साइंसेस में जैसे कि हम मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन्वायरमेंट में भी। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसको आप बना सकते हो एग्जाम में। अब इसका स्कोप क्या है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप इंडिया में भी और अब्रॉड में भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप एकेडमिक्स में भी पढ़ सकते हो, एकेडमिक्स में पढ़ सकते हो मतलब ये कि आप अगर आप प्रोफेसर बनना चाहो तो आप इन्वायरमेंट के प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, आप अगर इन्वायरमेंट को जो है चेंज करना चाहते हो, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं आपको बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट हो, आपको चाहते हो कि मैं कुछ करूँ इन्वायरमेंट के लिए, तो आप जो एकेडमिक्स में इसमें जो है कर सकते हो। उसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे काम कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स निकालती है, ठीक है, जहाँ पर आपको जो है समझ लीजिए आपको एक जगह पे कुछ बिल्ड करना है, ठीक है। आपको एक ऐसा स्मार्ट हाउस का जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्मार्ट रोड्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये सब R&D के कारण तो हो रहा है। तो आपको अगर इस फील्ड में रिसर्च करनी है तो भी बहुत स्कोप है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रीज में भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्कोप है। और इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे इंजीनियर्स को जो है इस चीज़ में जो है आजकल रिक्रूट कर रही है जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हो।
इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर ही आपको जो है ये चीज़ काम में आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट का कुछ स्कोप नहीं है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है अक्सर, बट अक्सर बहुत सारे जो बेस्ट जो अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड जो है आपको ये इन्वायरमेंट की मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद एनजीओज में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज जो है काम करते हैं, स्पेशली जैसे कि आपको बताया जा रहा है IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ये सब किसके लिए काम करते हैं? ये सब इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इनफैक्ट जर्नलिज्म भी अगर आपको करना है, कुछ आप देखे होंगे कि जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशली वो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना अच्छा लगता है, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो, जो कि एक न्यू फील्ड है। उसके बाद आप बात करते हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप जो है अगर चाहते हैं कि कुछ इन्वायरमेंट के बारे में लॉज बने, तो आप वहाँ पर भी जो है अपने फील्ड में काम कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक ऐसी बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रही है लास्ट 50 ईयर से, और इसलिए आपको पढ़ना है, और इसको अगर आप तो फ्यूचर में भी जो है टेकअप करना चाहते हो तो आप इसको टेकअप कर सकते हो। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अर्थ के अंदर मतलब पर इतनी जो चीज़ें तो है कि हर इंसान की नीड्स पूरी हो जाए, लेकिन किसी की ग्रीड नहीं पूरी होगी, क्योंकि ग्रीड क्या होती है? नेवर एंडिंग होती है। क्योंकि और अर्थ में रिसोर्सेज क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो इसलिए किसी की ग्रीड नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हाँ, सबकी नीड ज़रूर पूरी हो सकती है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए इन्वायरमेंट में, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले तो कंसर्न किसने जाहिर किया। सबसे पहले क्या होता है ना, धीरे धीरे हम बुक पब्लिश करते हैं, कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बात करता है, फिर 2-3 लोग इंस्पायर होते हैं, इस तरीके से कोई न्यू मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। तो साइलेंट स्प्रिंग एक बुक थी जो कि राइकल कार्सन ने लिखी थी 1962 में। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूएस में यूज़ हो रहा है, उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। फिर 1970 में लिमिट टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश की गई थी, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लोबल अटेंशन लोगों का जो है अट्रैक्ट किया। उसके बाद रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी को साइन हुआ। इसमें वेटलैंड्स, आपको रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वेटलैंड्स होते हैं, उसको आपको जो है कहीं ना कहीं जो है कंजर्व करना है, उससे रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस आपकी इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, भी इसमें इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को हर साल। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ने सबसे पहले जो है उन्होंने जो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, सबसे पहले 5 जून से लेकर 16 जून तक के, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंडिया ने भी अपना व्यू प्रेजेंट किया था। तो इसलिए अलग अलग तरीके के, अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको याद रखना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। 5 जून को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा इंडिया ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1973 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, लैंडमार्क्स है जो हमने अचीव किए हैं अभी तक के इन्वायरमेंट की फील्ड में। बट अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि सिर्फ हम डे मनाएंगे या कंसर्न जाहिर करेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। अब प्रैक्टिकली हमें कुछ करना होगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ के रख नहीं देना है कि ग्रीन हाउस बढ़ रही है, CO2 ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब हमें फॉलो भी करना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता है हुई थी, और जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल का, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स थे। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें साइन हुई, जैसे कि हम कहेंगे वेना कन्वेंशन 1985 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुए थे, जिससे हम जो है ओजोन को डिप्लीट, जो जिससे ओजोन जो है डिप्लीट होता है, जो CFC कार्बन होते हैं उसको डिक्रीज करने के लिए जो है काम करना इसमें शुरू किया गया था। और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो पता ही है कि जो सबसे पहले जो एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बैठा था, ठीक है, ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 के अंदर। उसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो है गोल्स जो है वो क्या किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे। तो आपको ये तो पता होगा कि एजेंडा 21 जो है रियो दे जनेरियो में 1992 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 1962 से हमने जो पढ़ा वो सब चीज़ें इसमें जो है शॉर्ट में दी गई है, ठीक है। 1989 में IPCC का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल भी एक्सेप्ट किया गया।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और यूएन ने जो है डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया था 2011 से 2020 तक के। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब जब वर्ल्ड पे और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे की जाती है, तब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ते जाती है। इससे पहले हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है, और हम अक्सर जो है इसको भूल जाते हैं। बट जब ये चीज़ें नेशनल लेवल पे और जब लीगली होने लग जाती है, तब हम इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। तो यही बात हमें जो है समझने की है। जाएगा तो शुरुआत करते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। तो अब हमें पढ़ना है कि सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगा कि 1950s ऑनवर्ड्स क्या होने लग गया था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो अपने पीक के ऊपर था। बिकॉज 200 साल, करीबन 200 साल से जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो अपनी पीक पर था, और इसी के चलते आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर हो गए 1990 लाइक आपको पता है 1950 के से पहले पहले तक इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था वर्ल्ड का कि नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों का जो है कंसर्न बढ़ने लग गया। इसी के कंसर्न के चलते चलते हमें जो है देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन जो है एक वर्ल्ड कमीशन को स्टैब्लिश करता है, जिसका नाम होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस पर्टिकुलर कमीशन को सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जियो हार्लेम ब्रूटलैंड, जो कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। इसलिए आपको जो बाद में देखने को मिलता है कि ब्रूटलैंड कमीशन जो आप बार बार सुनते हो, ये इनके नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। तो जियो हार्लेम ब्रूटलैंड जो है इनको लीड करते हैं इस पर्टिकुलर कमीशन को। अब ये कमीशन को जो है बाद में जाकर इसका काम क्या हो जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, और यही कमीशन से जो है धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया निकल कर आता है। तो ये कमीशन सेटअप होता है दिसंबर 1983 के अंदर। उसके बाद ये होता है कि इसका एजेंडा क्या था, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था इस कमीशन का। तो इस कमीशन का ये था काम कि एक ग्लोबल एजेंडा बनाए चेंज करने के लिए, मतलब हमें कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करना है ताकि जो है हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं जो है हम उसे बचा पाए, ठीक है। तो उन्होंने एक जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका नाम उन्होंने बताया आर कॉमन फ्यूचर, जो कि पब्लिश की उन्होंने 1987 में। देखिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था उस टाइम पर, एक परसेप्शन था। आज भी आप सोचते होंगे शायद इस बारे में कि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, मतलब हम तो एक्सप्लॉइट करने के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि हम मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हम हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करके खत्म कर देना चाहते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ में नहीं चल सकता। मतलब अगर आपको जो है डेवलपमेंट करना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को जो है एक्सप्लॉइट करना होगा। ऐसा लोगों के दिमाग में परसेप्शन था। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें ये बताया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हो और साथ साथ जो है आप इन्वायरमेंट को कंजर्व भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपने बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट की नीड को मीट करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसमें कोई न्यू बात नहीं है, ठीक है, कि आप जो है आज भी अपनी नीड्स पूरी कर पाओ, फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स पूरी कर पाए। इसलिए जो है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर जो है ब्रूटलैंड कमीशन से ही जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है ओरिजिन आपको मिलता है। सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड आया है वो आया है लैटिन वर्ड सस्टेनायर से। सस्टेनायर मतलब होता है होल्ड अप करना। एक लॉन्ग टर्म आइडिया है, मतलब हमें जो है इंटायर वर्ल्ड को क्या करना है, सस्टेनेबल बनाना है। मतलब हमें कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है जिससे हम कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड में डेवलपमेंट भी करें और साथ साथ जो है हम वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म तक के सस्टेन कर पाए। मतलब अगर हम जिस तरीके से आज इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उस तरीके से करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद जो है वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को जो है प्रिवेंट करने के लिए आपको सस्टेन करना है, और यही कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और उस उसी के साथ उन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए, जिसे हम एसडीजीज कहते हैं। ये 17 गोल्स हैं जो कि सेट किए गए थे, और इसमें 2030 का एजेंडा दिया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो 2015 के अंदर मिलकर उन्होंने ये एजेंडा दिया था कि हमें 2030 आने तक के इस 17 गोल्स को जो है हमें अकम्प्लिश करना है। उन्होंने साथ में ये भी बात की कि हमें जो है तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो कि पिलर रहेंगे। तो वो तीन पिलर्स क्या थे, एक तो थे हमारा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एक है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी, और एक है हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब ये तीनों भी चीज़ों को हमें जो है एक साथ जो है कंट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैसे चीज़ें होने वाली है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि ये कि हमें इन्वायरमेंट को सस्टेन करवाना है, उसके लिए कुछ जो है गोल्स डिसाइड किए गए। जैसे कि 6 नंबर का जो गोल है
जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है हमें इंश्योर करना है। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हमें जो है मतलब जो है इंश्योर करना है। क्लाइमेट एक्शन जो है मतलब हमें जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग काम करना है। लाइफ बिलो वाटर मतलब जो मैराइन लाइफ है उनके लिए हमें काम करना है। और लाइफ ऑन लैंड यानी जो हम जी रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आज भी डिस्ट्रक्ट हो रही है, उसके लिए हमें काम करना है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें हम, तो ये जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल मैनर में यूज करने की बात करता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर 17 गोल्स दिए गए हैं। अब ये 17 गोल्स में हर चीज़ आ जाती है, मतलब इसमें सोशल चीज़ भी आ जाती है, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक थिंग्स भी आ जाती है और साथ साथ इन्वायरमेंटल चीज़ें भी आ जाती है। अभी हम आपको डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल, पहले तो हमने देखा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कुछ गोल्स है। वैसे ही सोशल सस्टेनेबिलिटी के कुछ गोल्स है। सोशल सस्टेनेबिलिटी के कुछ गोल्स कैसे हैं मैं यहाँ से आपको बताती हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सोशल सस्टेनेबिलिटी के क्या गोल्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको दिख रहा होगा नो पॉवर्टी, ठीक है। तो ये एक दिख रहा होगा आपको जेंडर इक्वालिटी, एक दिख रहा होगा क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं रिड्यूस इन इक्वालिटीज, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो कुछ ऐसे हैं पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब कुछ कुछ जो गोल्स है ये क्या रहेंगे आपके, ये रहेंगे आपके सोशल सस्टेनेबिलिटी के गोल्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। उसके बाद क्या बात करते हैं हम, उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तो अगेन कुछ गोल्स होते हैं, वो हम बात करेंगे। कुछ इंटरलैपिंग गोल्स भी रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना है कि इक्विटी जो है वो मेंटेन रहे, यानी इक्वल रिसोर्सेज का जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ये जो होती है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के गोल्स दिख रहे होंगे। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट आता है एक तो जीरो हंगर, ठीक है, नो पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद आपको आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सबके लिए इंश्योर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज दिख रही है, कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत मतलब मेजोरिटी जो है गरीब है और माइनॉरिटी जो है वो अमीर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी है जैसे कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है कुछ ऐसे सस्टेनेबल गोल्स है जो कि किस पे काम करते हैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको क्लियर है आई होप। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये तीनों गोल साथ में आते हैं, तीनों पिलर्स होते हैं, जब ये तीनों पिलर्स एक साथ आते हैं तो एक इक्विटेबल, बियरेबल और वाइबल वर्ल्ड को जो है ये फॉर्म करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पर रह सके, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें इक्वालिटी हो, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें आप रिसोर्सेज को सस्टेन कर पा रहे हो, वो फॉर्म करते हैं जब ये तीनों के तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है जिससे आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो गया है। अब हम आ गए हमारी समरी के ऊपर और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो नेचर जो है लाइफ को सपोर्ट करता है, आपको पता है। हम बिना मतलब नेचर के जो है जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है नेचर को उसका जो ड्यू है, मतलब हम उसको जितना जितना हम उससे लेते हैं उतना तो हम कभी उसे रिटर्न कर नहीं सकते, लेकिन उसके बजाय हम उसका जो है गलत तरीके से उपयोग ना करें। तो यही आपका जो है चैप्टर का क्रक्स था और यही जो है आपको कंप्लीट चैप्टर की जो है आपकी समरी थी। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो चुकी हो और आप जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ चुके हो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।